देवियों एवं सज्जनों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विनोद, बॉटनिस्ट एंड नेचुरल एडवाइज़र। मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं वह टॉपिक है कोरोना के तीसरी लहर को रोका जा सकता है कैसे। देवियों एवं सज्जनों, कभी कभी आपके दिल में यह ख्याल आता होगा कि क्या कोरोना के तीसरी लहर को आने से रोका जा सकता है? क्या इसके आने की संभावना को कम किया जा सकता है? यदि यह आ भी जाए तो क्या यह कंट्रोल में रह सकता है? क्या इसका प्रभाव बच्चे पर कम से कम हो सकता है? क्या इससे नुकसान कम से कम हो सकता है? कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से संक्रमण का फैलाव कम से कम हो सकता है। इन सारे टॉपिक्स पर मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं भगवत गीता की ओर। देवियों एवं सज्जनों, भगवत गीता में देवियों एवं सज्जनों, भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को जैसे जैसे सफलता मिलती जाती है, इनके पास पैसे भी बढ़ते जाते हैं, इनका लाइफ स्टाइल ब्रांडेड होने लगते हैं और नेचर से दूरी बढ़ने लगते हैं। ये नेचर को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि नेचर ने ही सारी सृष्टि की रचना की है। नेचर ने ही वायुमंडल को बनाया है, तो नेचर ने ही धरती को बनाया है। नेचर ने ही धरती पर सारे जीवों को बनाया है। नेचर ने ही सबसे प्रिमिटिव जीव वायरस को बनाया है, तो नेचर ने ही सबसे एडवांस जीव मनुष्य को बनाया है। नेचर ने ही ऑक्सीजन को भी बनाया है। यानी हवा में ऑक्सीजन है तो वायरस भी है, क्योंकि ऑक्सीजन जितना जरूरी मनुष्य के लिए है उतना ही जरूरी वायरस के लिए भी है। यानी जहाँ जहाँ वायु है, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ वहाँ वायरस भी है। देवियों एवं सज्जनों, जब मैंने कोरोना के दूसरी लहर के आने का स्टडी किया, रिसर्च किया, तो मैंने पाया कि इसके आने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला प्रमुख कारण है नेचर से दूरी। दूसरा प्रमुख कारण है फूड चेन। यदि कोरोना के तीसरी लहर आते हैं जैसा संभावना जताई जा रही है, तो इसके भी दो प्रमुख कारण होंगे। पहला नेचर से दूरी, दूसरा फूड चेन। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या सबूत है कि कोरोना के दूसरी लहर की वजह नेचर से दूरी है। तो इसका सबूत खुद दूसरी लहर ही ने दी है। झारखंड के साहेबगंज जिले में लगभग 70,000 पहाड़िया समुदाय के लोगों को कोरोना ने टच भी नहीं किया, जबकि दूसरी ओर संपन्न लोगों के बीच कोरोना का संक्रमण का फैलाव बहुत ही तेजी से हुआ। देवियों एवं सज्जनों, एक तरफ पहाड़िया समुदाय के लोग सादा और सरल जीवन व्यतीत करते हैं, इनके पास सुख सुविधा की कोई चीज नहीं होती, लेकिन दूसरी ओर संपन्न लोग के लाइफ स्टाइल ब्रांडेड होते हैं, इनके पास सुख सुविधा के सारी चीजें मौजूद होते हैं। ये पहाड़िया समुदाय के लोग नेचर के गोद में, प्रकृति के गोद में निवास करते हैं, जबकि ये संपन्न लोग बड़े बड़े बंगलों में निवास करते हैं। ये खुले में सांस लेते हैं जहां ऑक्सीजन के लेवल बहुत ही हाई होते हैं, जबकि ये बंद एसी कमरे में सांस लेते हैं जहां ऑक्सीजन का
लेवल बहुत ही लो होते हैं। एक तरफ ये अपनी जीविका के लिए, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए पहाड़ों से उतरते हैं, फिर पहाड़ों पर चढ़ते हैं। इस तरह से कई किलोमीटर रोज चलना पड़ता है, जबकि इन्हें जीविका के लिए या किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैदल चलने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने एसी गाड़ियों में चलते हैं। इनका भोजन सादा और सुपाच्य होता है। इनका मुख्य भोजन माड़ भात साग चोखा चटनी होता है, जिसमें लहसुन का भरपूर मात्रा में यूज करते हैं, जो एंटीवायरल होते हैं। जबकि इनका भोजन ब्रांडेड होते हैं। इनके भोजन का अधिकांश हिस्सा रेडीमेड और डब्बा बंद होते हैं। ये झरने का पानी पीते हैं, ये मिनरल्स वाटर पीते हैं। ये इतने हार्ड वर्क करते हैं कि इन्हें गर्मी तो छोड़ ही दीजिए, ठंडे में भी पसीना आते हैं। जबकि इन्हें ठंडे तो छोड़ दीजिए, गर्मी में भी शायद ही पसीना आते होंगे। इनका अधिकांश समय धूप में बीतता है, जिससे इसके बॉडी का नेचुरल सैनिटाइज होते रहते हैं। जबकि इन्हें शायद ही कभी धूप में आने का मौका मिलता है, इसलिए इसके बॉडी का नेचुरल सैनिटाइज नहीं हो पाता है। इनके लाइफ स्टाइल यानी पहाड़िया समुदाय के लाइफ स्टाइल और डाइट के कारण इनके इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जबकि इनके लाइफ स्टाइल और डाइट के कारण इनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी वीक होते हैं। यही कारण है कि इनके लोगों का जबकि यही कारण कि इनके लोगों को कोरोना ने टच भी नहीं किया, जबकि संपन्न लोगों के बीच संक्रमण का फैलाव बहुत ही तेजी से हुआ। देवियों एवं सज्जनों, दूसरा प्रमुख कारण है फूड चेन। तो फूड चेन है क्या? अभी तक आपने कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क का यूज कर रहा है, ताकि आपके नाक के रास्ते कोरोना वायरस आपके बॉडी में एंट्री न कर जाए। लेकिन जब कोरोना वायरस भोजन के साथ आपके बॉडी में एंट्री कर जाए, इसे फूड चेन कहेंगे। यानी जब भोजन के साथ कोरोना वायरस आपके बॉडी में प्रवेश कर जाए। लेकिन सवाल उठता है कि भोजन में कोरोना वायरस कहाँ से आया? इससे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यदि आप रोटी बना के रख देते हैं, तो कुछ घंटे के बाद जब इसे खाने के लिए निकालते हैं तो इसमें चींटी लग जाता है। आप क्या करते हैं? चींटी को रोटी से अलग करते हैं, रोटी से झाड़ते हैं, पोंछते हैं, इसके बाद रोटी खाते हैं। क्यों? क्योंकि चींटी दिखाई दे रहा है। यदि चींटी दिखाई नहीं देता है तो आप क्या करते हैं? चींटी सहित रोटी को खा जाते हैं। ठीक इसी तरह जब आप भोजन बना के अपने फ्रिज में रख देते हैं, तो उतने समय में वायरस भोजन के संपर्क में आता है और वह अपना रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है, अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। पूरे भोजन में उसकी संख्या बढ़ जाता है, पूरा भोजन में वायरस भर जाता है। जब उसके बाद आप उस भोजन को निकालते हैं और खा लेते हैं, इस तरह वायरस भोजन के साथ आपके बॉडी में प्रवेश कर जाता है। इसे आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप 2 कटोरे में दूध लें, इसे गर्म करें, इससे थोड़ा हल्का ठंडा होने पर एक में दही डाल दें और एक में दही ना डालें, दोनों को ढक के रख दें। 10-12 घंटे के बाद आप देखें कि जिस कटोरे में आपने दही डाला था, वह कटोरा में जितना दूध था दही में बदल गया। लेकिन जिसमें आपने दही नहीं भी डाला था, वह भी दूध नहीं रहता, दही जैसा बन जाता है, उसका स्वाद भी दही जैसा होता है। तो आपने जो कटोरा में दही डाला था वो वास्तव में बैक्टीरिया था। जब इससे फेवरेबल कंडीशन और फूड मिला तो उस पूरे कटोरे को में बैक्टीरिया फैल गया। लेकिन किसी न किसी तरह दूसरे कटोरे में भी बैक्टीरिया पहुंच गया और वहाँ भी अपना रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया और वहाँ भी वो दूध को दही में बदल दिया। आप देवियों एवं सज्जनों, आपने ये गौर किया हो कि कोरोना की दूसरी लहर ठीक होली के बाद ही आए। क्यों? क्या आपने कोरोना वायरस को होली में इनवाइट किया था?
जी हाँ, आपने जाने अनजाने में इससे इनवाइट किया था कि आप आइए, आपके लिए मैं बहुत सारे डिशेस बना के रखा हूँ, चिकन हो या मटन हो, मालपुए हो या दही बड़ा। आपने सारे डिशेस बनाए, अपने फ्रिज में रख दिए। जैसे ही वायरस इस बनाए हुए इस भोजन के जैसे ही वायरस भोजन के संपर्क में आए, इससे जब फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल फूड मिला तो ये रिप्रोडक्शन करते चले गए, रिप्रोडक्शन करते चले गए, रिप्रोडक्शन करते गए और अपनी संख्या बढ़ा लिए। इससे यह काफ़ी कम समय में 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरबों तक पहुंच गए। फिर आपने उस भोजन को ग्रहण किए। इसके बाद संक्रमण का फैलाव काफ़ी तेज से हुआ, जिसके कारण संक्रमण का फैलाव बहुत ही तेज से हुआ, जिससे आप सब जान ही रहे हैं। आपने एक और बात गौर की होंगी, भीड़ भाड़ वाले लोकेशन में संक्रमण का फैलाव बहुत ही तेज से होता है। इसका क्या कारण है? इसका प्रमुख कारण जैविक कचरा है। जितने ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले लोकेशन होंगे उतने ही ज़्यादा जैविक कचरे जहाँ तहाँ बिखरे पड़े रहते हैं, चाहे वो अनाज के कचरे हो, साग सब्जी के कचरे हो, फ्रूट के कचरे हो, कच्चे मांस मछली के कचरे हो, या उस लोकेशन में पाए जाने वाले जितने भी छोटे बड़े जीव जंतु हैं, आफ्टर डेट वहीं यत्र तत्र बिखरे पड़े रहते हैं। ये सारे कचरे आपस में मिलकर फूड चेन का निर्माण करते हैं। जब वायरस इसके संपर्क में आते हैं तो ये काफ़ी तेज से फैलते हैं, ये अपनी संख्या काफ़ी तेज से बढ़ाते हैं और पूरे लोकेशन में इनका साम्राज्य स्थापित हो जाता है और संक्रमण का फैलाव बहुत ही तेजी से होता है। वास्तव में देवियों सज्जनों, जो भोजन आपने बना कर रख देते हैं फिर उसे आप ग्रहण करते तो वह वास्तव में भोजन जैविक कचरा में बदल चुका होता है और फिर उस भोजन को आप ग्रहण करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि संक्रमण का फैलाव बहुत ही तेज से होता है। देवियों सज्जनों, आप अपने लाइफ स्टाइल और डाइट में बदलाव लाकर कोरोना के तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। तो आइए मैं कुछ ऐसे नेचुरल टिप्स के बारे में बात कर रहा हूं जिसे यदि आपने अपने डेली लाइफ रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। देवियों एवं सज्जनों, सबसे पहले तो आपको स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप उतना ही भोजन पकाएं जितना आपको जरूरत है, यानी भोजन करने के बाद नहीं आपके रसोई में भोजन बचे, नहीं थाल में से आधा भोजन ग्रहण करने के बाद आधा फेंक दें। कुछ 5-10%, 25% कम ही पकाए ताकि ना ही भोजन करने के बाद रसोई बचे, ना ही थाल में बचे जिससे आप आधा खा के फेंक देते हैं। पार्टी सार्टी में भी कम से कम लोगों को आमंत्रित करें और कम से कम डिशेस बनाएं ताकि भोजन की बर्बादी ना हो। जितना ज़्यादा भोजन की बर्बादी होते हैं जैविक कचरा उतना ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए आप भोजन की बर्बादी न करें। आप नेचर के नज़दीक जाएं, नेचुरल ज़्यादा से ज़्यादा समय नेचुरल प्लेस में बिताएं, खुले में बिताएं, खुले आसमान में बिताएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप खुले में बिताएंगे, धूप में बिताएंगे, आपके बॉडी का नेचुरल सैनिटाइज होते रहेंगे। यदि आपका ऑफिस आपके घर से 1-2 किलोमीटर के दायरे में है तो आप पैदल भी जा सकते हैं। इससे ज़्यादा दूर है तो आप साइकिल का यूज करें। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, पॉल्यूशन भी घटेंगे, आपका फिजिकल वर्क भी हो जाएंगे और आपके लंग्स भी मजबूत रहेंगे। देवियों सज्जनों, जैसा कि संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए बच्चे पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे के सोच से आने के बाद इसके हाथ को साबुन से अच्छी तरह धुला दें, इसके नाखून बढ़ने न दें, छोटा रखें। ब्रश करने से पहले ब्रश को अच्छी तरह धो लें।
बच्चे को आप गुनगुने पानी से स्नान करें और आप भी गुनगुने पानी से ही स्नान करें। बच्चे के स्नान के बाद इसके बॉडी को अच्छी तरह पोंछ दें, इसके सर के बाल को भी अच्छी तरह पोंछ दें और इसे धूप में ऐसे पोजीशन में रखें कि इसके चेस्ट पर सूरज की सीधी किरणें पड़े। इससे इसका चेस्ट का बॉडी का नेचुरल सैनिटाइज हो जाएंगे। सज्जनों, आप भी स्नान के बाद अपने बॉडी को अच्छी तरह पोंछ लें, अपने बाल को अच्छी तरह पोंछ लें, कुछ देर तक सूर्य नमस्कार करें और धूप में ऐसे पोजीशन में खड़े रहें कि आपके चेस्ट पर सूरज की सीधी किरणें पड़े, ताकि आपके बॉडी का चेस्ट का नेचुरल सैनिटाइज हो जाए। देवियों, आप भी गुनगुने पानी से स्नान करें। स्नान के बाद अपने बॉडी को अच्छी तरह पोंछ लें। ब्रेस्ट और उसके आसपास के एरिया को अच्छी तरह पोंछ लें, खास करके ब्रेस्ट के लोअर पार्ट पर, जहाँ मॉइस्चर रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बाद जो भी वस्त्र धारण करें वह स्वच्छ और ड्राई हो। आप अपने सर के बाल को भी अच्छी तरह पोंछ लें, इसे ड्राई कर लें। कुछ देर तक सूर्य नमस्कार करें। अपने ब्रेस्ट के ऊपर का वस्त्र हटाकर धूप में ऐसे पोजीशन में खड़े रहें कि सूरज की सीधी किरणें आपके ब्रेस्ट पे पड़े। इससे ब्रेस्ट ने मॉइस्चर फ्री और ड्राई तो होंगे ही, साथ ही साथ इसका नेचुरल सैनिटाइज भी हो जाएंगे। देवियों एवं सज्जनों, आप अपने बच्चों के साथ जब भी भोजन करें, जो भी भोजन करें, वह घर का बना हुआ शुद्ध शाकाहारी फ्रेश गर्मा गर्म हो। भोजन में 1-2 कली कच्चे लहसुन को शामिल करें। बासी खट्टे फ्रीज में रखा हुआ भोजन ग्रहण न करें। फास्ट फूड, रेडीमेड फूड, ठंडा आइसक्रीम, दही का यूज ना करें। फ्रिज का पानी ना पिए, गुनगुने पानी पिए। देवियों एवं सज्जनों, आप जिस कमरे में अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उस कमरे की एसी बंद कर दें, खिड़कियां और दरवाजे खोल दें, पर्दे हटा दें, ताकि स्वच्छ और ताज़ी हवाएं कमरे में आ सकें। देवियों एवं सज्जनों, घर का माहौल खुशनुमा रखें, ताकि बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट न पड़े। आप बच्चे को पढ़ाई लिखाई से मुक्त कर दें, ताकि बच्चे तनाव मुक्त होकर रह सकें। हाल फिलहाल में नई शिक्षा नीति आने ही वाला है, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे तनाव मुक्त होकर पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। इसीलिए आप अभी से इसे पढ़ाई लिखाई से मुक्त कर दें, ताकि ये तनाव मुक्त होकर अपने बचपन को एंजॉय कर सकें। देवियों एवं सज्जनों, बच्चे को मोबाइल गेम खेलने ना दें। बच्चे को खुले में खेलने के लिए भेजें, नेचुरल प्लेस में भेजें, खुले आसमान में खेलने के लिए भेजें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये धूप में खेलेंगे, उछल कूद मचाएंगे, इनके बॉडी का नेचुरल सैनिटाइज होते रहेंगे। देवियों एवं सज्जनों, बच्चे जहाँ खेल रहे हैं उस मिट्टी को अब ढीली कर दें। सप्ताह में कम से कम 1 दिन उसमें गोबर और गौमूत्र डालकर मिट्टी को मिश्रित कर दें। बच्चे जितने ज़्यादा से ज़्यादा इस गोबर गौमूत्र मिश्रित मिट्टी में खेलेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। देवियों, माता का दूध बच्चे के लिए अमृत समान होता है। इसीलिए आप बच्चे को बाहर का दूध ना पिलाएं, बच्चे को अपना दूध पिलाएं, स्तनपान कराएं। आपका दूध पीने से बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होंगे। यदि आपका बच्चा 1 से 5 साल के बीच है और आपके वक्षस्थल में दूध का निर्माण हो रहा है, तो बच्चे को दूध पिलाना बंद न करें, इसे पिलाते रहें। भले इसे आप सुबह शाम ही पिलाएं, लेकिन पिलाएं, ताकि बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार रहे। अब सवाल होता है कि दूध पिलाने में देवियों, माताओं का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कैसे रहे।
इसके लिए आप 100 ग्राम हल्दी लें, 100 ग्राम अदरक लें, इसे अच्छी तरह पीस लें। 100 ग्राम गाय का शुद्ध घी लेकर इसे कढ़ाई में गर्म करें। अब इसमें पिसा हुआ अदरक हल्दी डालकर अच्छी तरह भूनें। इसके बाद इसमें ½ kg गाय का दूध डालें और 200 ग्राम गुड़। अब इसे पकाएं। जब यह हलवे की तरह गाढ़ा हो जाए इसे पकाना बंद कर दें। ये आपका अदरक हल्दी का हलवा तैयार हो गया, जिसे गंवई भाषा में सोट कहा जाता है। इसे आप गर्मा गर्म खा सकते हैं। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग तो रहेंगे ही, साथ ही साथ यदि आपके वक्षस्थल में दूध का निर्माण कम हो रहा है या न के बराबर हो रहा है तो दूध का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, जिसका सीधा फायदा दूध पीते बच्चे को होंगे। देवियों एवं सज्जनों, ऐसा लग रहा है कि नेचर दूसरी लहर के द्वारा हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। वे कहना चाह रहे हैं कि आप हमसे दूर न जाएं, हमारे नज़दीक आएं, हमें नुकसान न पहुंचाएं, हमारा संरक्षण करें, हमसे छेड़खानी न करें, हमारा मान सम्मान करें। अभी भी वक्त है, संभल जाएं। अभी तो मैंने ट्रेलर दिखाया है, यदि पूरी फिल्म दिखा दिए तो क्या होगा। देवियों एवं सज्जनों, यदि ये सारे टिप्स आपने अपने डेली लाइफ रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो कोरोना के तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं, इसके आने की संभावना को कम कर सकते हैं। यदि आप भी चाहे तो ये कंट्रोल में रहेंगे। बच्चे पर प्रभाव इसका कम से कम पड़ेंगे, नुकसान कम से कम होंगे, डेल्टा प्लस से संक्रमण का फैलाव कम से कम होंगे। धन्यवाद।